बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम प्यास एमएस फेलोशिप टेस्ट प्रिपरेशन के लिए वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं और साथ ही हम पास पेपर्स के ऊपर भी डिस्कशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज पास पेपर डिस्कशंस का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम प्यास के पास पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। इन रिलेटिविस्टिक रिजीम्स द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्ट मास m, स्पीड v एंड गामा इज़ गिवन बाय, ये होती है आपके पास गामा इंटू एम सी स्क्वायर। ठीक है, रिलेटिविस्टिक रिजीम जब आती है तो आपको पता है कि जो फैक्टर है गामा वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली ये होता है गामा एम सी स्क्वायर, ये आपके पास टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है गामा -1 एम सी स्क्वायर, ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है तो वो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये एम सी स्क्वायर जो है ये रेस्ट मास एनर्जी है। तो आप क्या करेंगे कि आप इसमें से आप माइनस कर देंगे। ठीक है, आप रेस्ट मास एनर्जी को टोटल में से माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास massless particles that possess energy E and speed equal to speed of light, the momentum is given by। अब मोमेंटम हमने निकालना है massless particle के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बड़ी फेमस इक्वेशन है, E स्क्वेयर इज इक्वल टू E स्क्वेयर C स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर C4। ठीक है, तो इसको जब हम मैसलेस पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो m ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास p जो है वो बराबर आ जाएगा E/c के। ठीक है, तो ये मोमेंटम है मैसलेस पार्टिकल का जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि दैट टेक्स हाफ एन आवर टू डिके टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, उसको हाफ आवर लगता है, यानी कि उसका जो क्या कहते हैं हाफ लाइफ है वो कितनी है, हाफ आवर है। ठीक है, इन 2 आवर्स द टोटल डिकेड फ्रैक्शन वुड बी क्लोजर टू, कितनी डिके करेगी जी। आपको पता है कि एक जब हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/2। ठीक है, और जब 2 गुजरेंगी तो 1/4। ठीक है, और जब 3 गुजरेंगी तो आपके पास 1/8 हो जाएगा, और जब 4 गुजरेंगी तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इतने जो हैं वो डिके कर चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हैं रिगार्डिंग द टाइप ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन एनी गैस हेल्ड एट द सेम टेम्परेचर द एटम्स विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर की मेजरमेंट होती है, तो अगर एक सेम टेम्परेचर के ऊपर है तो गैस एटम्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद हमारे पास इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसके बारे में उसने पूछा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, डिटरमाइंड कम्प्लीटली बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्क्वायर ऑफ मेटल ऑन विच लाइट शाइन्स, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास टॉपिक पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट की। ठीक है, और उसके बाद नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि जो है वो किस तरह से डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वो बेसिकली आपके पास लीनियरली उसकी डिपेंडेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर यहाँ पे वो कह रहा है कि जो स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन सी में वो कहता है कि कम्प्लीटली डिटरमिन्ड बाय द नेचर ऑफ मेटल, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास नन ऑफ दी अबव। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन उसने दिया हुआ है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास बेसिक इसका आंसर ये बनता है कि वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी इमीटर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के वो स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करता, वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियर उसकी डिपेंडेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास नन ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर रेड बाय थर्मोमीटर बोथ इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड
फ़ारेनहाइट स्केल बिकम्स इक्वल एट, कि आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट स्केल में आपके पास दोनों जो टेम्परेचर है वो बराबर कब होते हैं। तो हम इसके लिए इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन है कि आपने फ़ारेनहाइट से किस में जाना है, आपने सेल्सियस में जाना है। तो आप इन दो एक्सप्रेशंस को अगर इक्वेट कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और t की वैल्यू आएगी -10। उसके बाद हमारे पास है जी एक चार्ज पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो रेडियस है वो सर्कुलर पाथ का r है। अगर एनर्जी हम पार्टिकल की डबल करते हैं तो नया रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियस के लिए हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है mv/qb, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन अवेलेबल है रेडियस के लिए। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखते हैं तो हम किस तरह से लिख सकते हैं उसको, 2√E/m, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं ओवर QB, ठीक है। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है इसमें, आपको पता है पेंट में राइटिंग मुश्किल होती है। तो यहाँ से अगर एनर्जी को हम डबल करते हैं तो हमारे पास √2 का एक फैक्टर आता है, बाकी सारा कुछ सेम आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सारा कुछ सेम आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √2 × r, ठीक है। तो ये आपके पास नया रेडियस आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास है जी हॉल इफ़ेक्ट जो है ये किस चीज़ से रिलेट करता है। तो बेसिकली हॉल इफ़ेक्ट जो है या सेमीकंडक्टर्स में होता है, आपने पढ़ा होगा कभी उसको, सेमीकंडक्टर्स को। तो उसमें ये है कि बेसिकली जब आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड उनके ऊपर फोर्स लगाएगी जो उनको उनके पाथ को सर्कुलर कर देगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और पाथ में और डायरेक्शन में जाएंगे, आयन जो है वो, तो एक करंट जो है वो वहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। और उस करंट की वजह से एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, उसको हॉल वोल्टेज कहते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन बी इसका ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कि जी फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स n एंड l द पॉसिबल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू। तो पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब यहाँ पे इसने थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन बना दी है कि वो l में पूछ रहा है या जो है वो आपके पास n में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप इसको देख सकते हैं, अगर वो l की बात करता है तो l में तो इस तरह से होता है कि 2 × 2l+1 होता है, ठीक है। तो l 0 होता है, जैसे आपके पास s होता है तो उसमें 2 हो जाते हैं। जब l 1 करते हैं तो ये 2 + 1 3 × 2 6 हो जाता है। और इस तरह से आपके पास आगे जो है वो बाकी जो है वो d के लिए भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर वो n की बात करता है तो वो आपको पता है कि एक फार्मूला हमारे पास है 2 × 2n⁻², आई थिंक इस तरह के, वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से n की किस वैल्यू के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें आएंगे। उसके बाद हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम प्रोड्यूस, क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है जी। सबसे पहले तो हम इसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो प्रोड्यूस नहीं करता, ना ही न्यूक्लियर फिशन प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, ज़ीमान इफेक्ट है और मैग्नेटिक मोमेंट है। अब देखें ज़ीमान इफेक्ट जो है ना वो विदाउट प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता है। एक्सटर्नल से मुराद है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे उसने मैग्नेटिक फील्ड का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया। तो आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है वो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है। उसके बाद हमारे पास है जी एक्स रेज एंड गामा रेज ऑफ सेम एनर्जीज में बी डिस्टिंग्विश्ड बाई, हम उनको किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनकी मेथड ऑफ प्रोडक्शन से हम उसको कर सकते हैं। आपको पता है क्लियरली इस चीज़ का कि एक्स रेज जो हैं वो विद इन एटम प्रोड्यूस होती हैं और गामा रेज जो हैं वो विद इन न्यूक्लियस प्रोड्यूस, यानी कि एटॉमिक एक्साइटेशंस और डी एक्साइटेशन से हमारे पास एक्स रेज आती हैं और न्यूक्लियर एक्साइटेशंस एंड डी एक्साइटेशन से हमारे पास गामा रेज आती हैं जी। यहाँ पे आपके पास वो कहता है कि जो
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब हम डिक्रीज़ करेंगे तो रेडियस और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होंगी, तो दोनों चीज़ें जो है वो डिक्रीज़ होंगी। इसको हम यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास v/2πr, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी और रेडियस की जो वैल्यूज़ हैं अगर वो यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आती है वो प्रोपोर्शनल आएगी हमारे पास 1/n³ के, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कम करेंगे तो रेडियस कम होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। द रेडियस विल डिक्रीज़ एंड द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज़। जी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पूछ रहा है हमारे पास कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में एनर्जी लेवल जो हैं वो क्या होंगे। तो आपको पता है कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में बेसिकली 2 एनर्जी लेवल्स में जो है वो स्प्लिट होता है, ठीक है। इसको हम डबलिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट इनटू 2 सब लेवल्स हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि बेसिकली स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो स्पिन की 2 ही हमारे पास पॉसिबल उसकी ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो उस वजह से हमारे पास या जब स्पिन अप है या स्पिन डाउन है तो उस वजह से स्पिन जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या करती है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के साथ इंटरेक्ट करके हमारे पास किसी भी एनर्जी लेवल को 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट कर देती है। उसके बाद हमारे पास है जी द फोटोन इन रेड लाइट हुज वेवलेंथ इज़ दिस वन। एनर्जी उसकी कितनी होगी, तो हमें वो पता है कि हम उसको आराम से E=hc/λ से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी कि अप्रॉक्सीमेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कितनी होगी 2 प्रोटॉन्स की, ठीक है, जो कि सेपरेटेड हैं बाय डिस्टेंस ऑफ इतना, तो वो हम आपको पता है कि इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बीटा रेज के बारे में पूछा है कि बीटा रेज आर इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ एन एटम। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉक्ड आउट फ्रॉम द इनर शेल ऑफ एटम, ऐसा भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन विच आर लोकेटेड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ऐसा भी नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर वो लोकेटेड नहीं होते, वो वक्ती बीटा डिके में फ़ौरन ही बनते हैं और फ़ौरन ही वो इमिट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास नन ऑफ दीज आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द सिस्टम ऑलवेज रिटर्न्स टू ओरिजिनल थर्मोडायनामिक स्टेट। तो वो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस कोई भी होगा तो उसमें आपके पास इनिशियल वो जो है उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद 2 गैसेज हैविंग सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम आर मिक्स्ड एट अ टेम्परेचर T। इफ द मिक्सचर इज एट अ टेम्परेचर T एंड ऑक्युपाइज द सेम वॉल्यूम देन द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर वुड बी। तो आपको पता है कि ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम देखते हैं कि जब 2 गैसेज को हम मिक्स करते हैं जिनका अपना प्रेशर होता है तो उनका प्रेशर जो है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपके पास 2p हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4th ऑर्बिट का रेडियस निकालना। तो आपको पता है कि इजीली हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी कि एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में और उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो कितना है, वो कितनी वैल्यूज़ ले सकता है। तो ये आपको पता है कि ml जो है उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो 0 से लेके आपके पास +-L तक जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास L जो है वो 0 हो तो ml 0 होता है, अगर L 1 हो तो ml की वैल्यूज़ होती हैं -1, 0 और +1, ठीक है। उसके बाद मीन, लाइफ टाइम एंड डिके कांस्टेंट कैसे रिलेट करते हैं, तो ये बड़ा सिंपल सा एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आप कहते हैं लैम्डा और टा जो है वो = नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। तो ये आपने एक्सप्रेशन याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए जी हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। मुझे जितने भी पास पेपर्स मिलते हैं मैं उनको कलेक्ट करता रहता हूँ और मोस्टली जो हैं वो इतनी अच्छी उनकी पिक्चर्स नहीं होती, ठीक है, बहुत फेंट होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो जो विजिबल हैं क्वेश्चन जो आपको समझ आ सकते हैं हम उनको डिस्कस कर लें, ठीक है। तो आप लोगों की जो है वो राय भी मिलती रहती है मुझे कमेंट्स में, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। ऐसे ही इस चीज़ को आप कैरी करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह
एक दो लेक्चर्स के बाद हम पास्ट पेपर्स को कंप्लीट करने के बाद हम जीआरई के कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जो मोस्टली हमें मिलते हैं प्यास के टेस्ट में। ठीक है, जीआरई के जो आपको पता है कि सैम्पल पेपर अवेलेबल होते हैं हर जगह पे। उसके अलावा मेरे पास एक शायद बुक भी अवेलेबल है जीआरई की, तो हम उसमें से भी कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो हमें लगता है कि हमारे सिलेबस में शामिल हैं या जो उस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।